हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी वीडियो में, इस प्यारे से सेशन में, जहां मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हमारे क्लास 9th में ऊतक वाले चैप्टर में भी प्लांट टिश्यू वाला पार्ट। यानी कि आज हम ऊतक में पढ़ेंगे कि भाई पादपों में, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को। अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करने के पहले आप सभी को हमारे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं आप सभी के वो बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में करवाते हैं, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जो आप अभी हमें पढ़ा रहे हैं और जो आप हमें पढ़ा चुके हैं, इन सब के नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? बेटा इन सब के नोट्स के लिंक जो है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा भाई एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं ना बेटा, अगर आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले तो हमारे सामने जैसे ही हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी आ रही है। ओके, देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि इस एक्टिविटी के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट बेटा हमारे क्लियर होने चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो हमें पादप में कौन कौन से ऊतक होते हैं ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तब तो जाके आप इसके बारे में बता सकोगे। बट ठीक है, एक्टिविटी पहले तो कुछ चीज़ों को पहले तो हम समझते हैं और मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर दूंगी। 2 शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। इस चैप्टर की हमारी ये पहली एक्टिविटी है। हमसे क्या कहा जा रहा है बेटा कि भाई 2 शीशे के जार लेने हैं, जो कि हमने ले लिया है। ये है हमारा जार 1 और ये है क्या हमारा जार 2, है ना। प्याज के मूल में यहाँ वृद्धि बताई जा रही है। अब हमने क्या देखा कि 2 शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं, ठीक है। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज को रख देते हैं, ठीक है। हमने दोनों पर क्या किया है, एक एक प्याज को रख दिया है, जैसा कि चित्र 6.1 में बताया गया है। एज इट इज हमने वैसे ही किया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों के मूलों की लंबाई मापने को कहा जा रहा है कि भाई कुछ दिन तक मापो कि दोनों प्याजों के जो मूल है इसकी लंबाई का क्या हुआ। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं, मेजर करने को कहा जा रहा है, ठीक है। समझ गए हम इस चीज को। अब क्या बोला जा रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। दूसरे जार में रखी प्याज, यानी कि इस जार की बात चल रही है ना। मतलब किसकी बात चल रही है? इस वाले जार की बात चल रही है, ठीक है, दूसरे वाले की। कि दूसरे जार में रखी प्याज के मूल को 4th डे, चौथे दिन क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करते हैं और उनमें हुए प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे गई तालिका में लिखने को कहा जा रहा है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। 2 जार लेना है, प्याज को उसमें उल्टा रखना है, मूल की वृद्धि को नापना है, और ऐसा हम करते 3 दिन तक हमने देखा। चौथे दिन कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला जार था उसमें जो प्याज का मूल था, है ना, उसको है थोड़ा सा कट करने को बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुए प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखने को कहा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम इनकी तालिका में से लिखने जाएं तो ये तो मैं अभी फिल करके आपको बता दूंगी, बट आपको एक चीज और बोल रहे हैं कि ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है।
दूसरा बोल रहे हैं हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वे वृद्धि करती रहती है। और जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से सुनो, इसके बाद तो अब ये नहीं है, पादप ऊतक के प्रकार आ जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देती हूँ। ये जो एक्चुअली में पूरा निरीक्षण है ना, ये आपको करके बताना है बेटा। ये प्याज पर भी निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है कि सब में इक्वली वृद्धि होगी, इक्वली नहीं होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे वृद्धि आपको पता चलेगी। पर मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और एक अंदाजन या अंदाजे के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि लगभग पहले दिन जो वृद्धि होगी ना वो 2 सेंटीमीटर, लगभग हम मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर इसमें और 2 सेंटीमीटर इसमें। फिर दूसरे दिन जो वृद्धि होगी ना वो मान के चलते हैं 2.5 सेंटीमीटर इसमें और फिर 2.5 सेंटीमीटर इसमें। फिर तीसरे दिन जो वृद्धि होगी मान के चलते हैं 3 सेंटीमीटर इसमें और 3 सेंटीमीटर इसमें। चौथे दिन तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी दूसरा वाला जार था ना, इसके मूल को 1 सेंटीमीटर कट कर दो। और यदि हम ऐसा करेंगे ना तो भाई पहला वाला तो वृद्धि करेगा 3.5 सेंटीमीटर से, लेकिन इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। मैं आपको बता दूं ये नील रहेगा, ठीक है ना। और वहीं ये वाला हमारा 4 सेंटीमीटर तक जाएगा और इसमें भी कोई वृद्धि नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे। तो हमने क्या देखा, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से इनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। समझे कि नहीं समझे। चलो तो हमने ये जान लिया है, ठीक है। हमने देख लिया पहले दिन 2 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और है ना। फिर हम इसे क्या बोलेंगे, अरे इसको 4.5 करो भाई। बस हाँ ये ध्यान रखना कि भाई जार 2 में चौथे और 5वें दिन परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वृद्धि नहीं हुई। ये चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने उसे कट कर लिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं और ये आंसर आपको देना था, फिर भी एक अंदाजन मैंने आंसर आपको थोड़ा सा बता दिया, मतलब लगभग इसके आसपास ही रहेगा, है ना। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। भैया जार 1 की बात चल रही है ना। जार 1 में ऐसा हो रहा होगा कि जिसकी मूल लंबी होगी बेटा, या फिर जार 2 में। क्या लगता है किस में ऐसा हो रहा होगा। तो सुनो इसका आंसर क्या होगा, जार 1। क्यों, क्योंकि जार 2 का जो मूल था भैया उसको 1 सेंटीमीटर चौथे दिन कट कर दिया गया। कितना, 1 सेंटीमीटर बेटा चौथे दिन कट कर दिया गया, यानी कि इसके मूल में वृद्धि नहीं हुई। फिर यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो इसका आंसर होगा क्या, जार 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वे वृद्धि करती रहेगी। भैया अगर हम मूल के ऊपरी हिस्से को कट कर लेते हैं तो फिर आंसर क्या होगा, नहीं, ये वृद्धि नहीं करती रहेगी। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देंगे, लेकिन क्यों। हमने जान तो लिया वृद्धि करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर पूछेंगे बेटा क्यों, सो पादपों में एक ऊतक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विभिज्योतक ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं बेटा। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या होता है, विभिज्योतक ऊतक होता है, जो किसी भी प्लांट, किसी भी पौधे के लंबाई, उसके मोटाई दोनों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम मान लीजिए, देखो विभिज्योतक ऊतक क्या करता है, जैसे पौधे की लंबाई, जड़ों की वृद्धि होगी, उसके टिप, उसके शीर्ष की, तने के शीर्ष की वृद्धि होगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर तो हमने उसका जो मूल वाला पार्ट था उसको 1 सेंटीमीटर ही कट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसका जो वृद्धि वाला पार्ट था, उसका जो रीजन था वो तो आप हटा चुके हो, तो वो वृद्धि कैसे करेगा। यानी कि भाई ये वृद्धि करना क्यों बंद कर देता है, क्योंकि मैरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वृद्धि करते हैं वो उसके टिप पर, रूट और शूट की अगर बात करें, शूट भी क्यों बोल रहे हैं, हमें ये बोलना चाहिए जड़ और हमारा जो तना होता है उसके शीर्ष हिस्सों की वृद्धि करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर यहाँ पर हम उसको ही कट कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली ये भी कोई काम नहीं कर पाएगा। सो जब हम जार 2 में रखी प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि विभिज्योतक ऊतक में इसमें सहायता करता था, लेकिन कब, जब वहां पर उनके जड़ में भी क्या हो, उसका शीर्ष, तभी तो वो टिप की क्या करेगा, वृद्धि करेगा, क्योंकि इसका काम ही यही है, इसका एक पार्ट होता है शीर्षस्थ, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो यही काम करता है।
ओके, सो दैट्स इट, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। नाउ अब हम आते हैं पादप ऊतक के प्रकार की तरफ। किसे पढ़ने जा रहे हैं? सो हम प्लांट टिश्यू के टाइप्स को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना, और मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। देखो बेटा, क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊतक तो अलग होते हैं और प्लांट्स के भी कैसे होते हैं, अलग होते हैं। सो अब बात ऐसी है कि हमें क्या करना होगा। सो हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट की हेल्प से हम प्लांट सेल को प्लांट टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 पार्ट में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं, डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। और वो कौन कौन से हैं? सो भैया, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा, विभिज्योतक ऊतक। कौन सा ऊतक? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि भैया विभिज्योतक ऊतक होता है। और एक होता है परमानेंट टिश्यू बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सो जिसे हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। कौन सा ऊतक बोलते हैं बेटा? सो ये हमारा स्थायी ऊतक होता है। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या देखा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सो बेटा, ये है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये हमारा होगा। ठीक है, और वहीं अगर बात आती है परमानेंट की, तो परमानेंट भी मैं लिख देती हूँ कि भैया परमानेंट टिश्यू भी हमारे यहाँ पर होता है प्लांट्स में। चलिए, ऐसे ही आप भी अपने नोट्स बनाइएगा, जैसे मैं आपको लिखाकर बना के बता रही हूँ। ठीक है, अब बेटा आप क्या करेंगे, ये जो विभिज्योतक ऊतक होते हैं ना, ध्यान से सुन लो, ये भी कितने तरीके के होते हैं? सो भैया, ये भी होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? 3 तरीके के। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो भैया, एक होता है इसका एपिकल वाला पार्ट बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ। एक क्या होता है? तो एक होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी वाला पार्ट होता है। क्लियर? तो भैया, एक हमारा होता है क्या? शीर्षस्थ, और हमारा एक क्या होता है? अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट बेटा, जिसे हम बोलते हैं। और इसी के साथ एक हमारा क्या होता है? सो एक हमारा पार्श्वस्थ होता है। ये 3 प्रकार के ऊतक जो हैं पाए जाते हैं, यानी एक एपिकल वाले पार्ट में, एक इंटरकैलरी वाले पार्ट में, और एक होता है हमारा लेटरल वाला पार्ट। 3 तरह से ये डिवाइडेड होते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं अगर बात आती है बेटा परमानेंट टिश्यू की, सो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये कितने प्रकार के होते हैं? सो ये होते हैं 2 प्रकार के। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सुनो, एक होता है क्या भाई? तो एक होता है हमारा सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है हमारा जटिल स्थायी ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? सो ये हमारा हो जाएगा सरल स्थायी ऊतक, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सो ये होगा जटिल स्थायी ऊतक। कौन सा स्थायी ऊतक? सो ये हमारा होगा जटिल स्थायी ऊतक, यानी हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और हमारा ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बात आती है कि मैम ये भी प्रकार में बटे होते हैं। जी हाँ, ये हमारा 3 प्रकार का होगा और ये हमारा 2 प्रकार का होगा। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सो ध्यान से सुनिएगा, ये 2 प्रकार हमारे होते हैं भाई। एक होता है क्या हमारा, पेन चेंज करके लिखती हूं मैं, ठीक है। एक होता है बेटा हमारा जाइलम, एक होता है क्या? जाइलम। ओके, सो एक हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम, और एक क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोएम हो जाएगा। क्लियर? एक हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोएम होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? ओके, तो ये इस तरीके से हमें 1 बाय 1 करके सारे ही पार्ट्स, सारे ही भागों को पढ़ना है। किसी भी प्लांट की, चाहे हम उसके तने की शीर्ष की वृद्धि की बात करें,
जड़ों के शीर्ष की वृद्धि की बात करें, या फिर हम बात करें पौधों का एक ऐसा भाग जहां से फूड जो है हर एक सेक्शन में जा रहा हो, प्लांट का एक ऐसा पार्ट जहां से पानी ऊपर की दिशा में जा रहा हो, ये चीजें कैसे संभव हो पाती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं? सो वो सब प्लांट टिश्यू की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाती हैं, संभव हो पाती हैं। तो हमने जान लिया भाई विविध ऊतक ऊतक होते हैं 3 तरीके के, और स्थायी ऊतक होते हैं 2 तरीके के, और एक सरल होगा एक जटिल होगा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जहां पर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ किस वाले सेक्शन को, हमारे विविध ऊतक ऊतक को। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे, मैं यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन करूंगी। देखो भाई, सिंपली ध्यान रखिएगा, पहली बात तो विविध ऊतक ऊतक वे ऊतक होते हैं जो जड़ तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे अभी मैं लिख के बताऊंगी, अभी केवल इस चार्ट से समझते हैं कि भाई इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूसली बेटा लगातार क्या हो रही होती हैं, विभाजित। ये लगातार विभाजित हो रही होती हैं, तभी तो एक पौधे की लंबाई में वृद्धि हो पाएगी, उसका विकास हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगी, ऐसा बोलना चाहिए। सो विविध ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और पौधे की लंबाई और उसकी परिधि बढ़ाने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। समझे कि नहीं कि भैया ये पौधे की लंबाई और उसकी परिधि को बढ़ाने में क्या करती है, हेल्प यानी कि सहायता करती है। अब बात आती है मैम इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज या फिर आयताकार होता है। इसी के साथ अंतरकोशिकीय स्थान, बेटा इंटरसेलुलर स्पेस क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान, क्योंकि कोशिकाएं कैसी होती हैं, बिल्कुल पास पास होती हैं, किसी किसी में थोड़ी दूर, किसी में बहुत दूर दूर होती है। सो एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, इनके बीच में कोई ना कोई गैप या तो रहता है या तो नहीं होता है। सो उस गैप को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि विविध ऊतक ऊतक में नहीं पाया जाता है। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है बेटा, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। फिर मैम इनमें वैक्यूल्स होते हैं क्या, वैक्यूल्स हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं, ना जी ना बेटा, इनमें वैक्यूल्स भी नहीं है। फिर मैम ये कोशिकाएं कैसी होती हैं बेटा, एक्टिव होती हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव सेल्स हैं ये, क्लियर। इसी के साथ जीव द्रव्य कैसा होता है, काफी ज्यादा सघन होता है, क्लियर। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, ऑब्वियसली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एंड नाभिक जो है इसमें मेन होता है, प्रमुख रूप होता है, और कोशिका विभाजन इसमें होता है। और किस तरह से होता है बेटा, तो वो होता है लगातार। कैसे होता है बेटा, तो इसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है लगातार। तो हमने जान लिया विविध ऊतक ऊतक के बारे में, हमने जान लिया इसके सभी सेक्शंस के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हम यहाँ पर एपिकल वाला पार्ट, इंटर कैलरी वाला पार्ट, और हम इसी के साथ साथ हमारे लेटरल वाले पार्ट को भी पढ़ेंगे, जो प्लांट के इस सेक्शन की वृद्धि करता है, उसकी घेरे की वृद्धि करता है, क्लियर। देखो ये यहाँ पर रूट कैप आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरा सेक्शन इसको बताने के लिए लिया गया है, सो इसलिए मैंने एक इमेज का यूज किया है। चलो अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। जिसको समझने के लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा, क्योंकि विविध ऊतकीय ऊतकों को पौधों में प्राप्त स्थान के आधार पर 3 पार्ट में क्या करके रखा है बेटा, क्लासिफाई किया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप सबको पता है भैया, एक तो होता है बेटा शीर्षस्थ वाला पार्ट जिसे हम एपिकल बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, सो भैया वो होता है हमारा पार्श्वस्थ वाला पार्ट, क्लियर। कौन सा वाला पार्ट, पार्श्वस्थ वाला पार्ट। एंड थर्ड में क्या लिख रही हूँ, अंतर्विष्ट, है ना, या फिर अंतर्वेशी वाला पार्ट लिख रही हूँ, है ना। या फिर मैं क्या लिखूंगी, अंतर्वेशी वाला या अंतर्विष्ट वाला पार्ट में लिखूंगी। अब बात कुछ ऐसी है कि मैम ये तीनों ऐसे क्यों लिखे हैं आपने, क्योंकि सुनो, अगर बात आती है किसी भी प्लांट की, ठीक है, अगर बात आती है बेटा किसी भी प्लांट की, ओके, कहाँ जाना है, किसी भी प्लांट की, और वो कोई भी प्लांट क्या हो सकता है, तो देखो देखो देखो, इस एक की सहायता से हम पूरी चीजें अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या करने जा रहे हैं बेटा, समझने। तो मैंने ये बनाया है रूट्स वाला ये सेक्शन, ओके, रूट्स वाले मैंने ये क्या बनाया है बेटा, सेक्शंस बनाए हैं, ओके। तो ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा
रूट। ओके चलो, अच्छा यहीं पर क्या पाया जाता है, ढेर सारा बेटा पानी पाया जाता है। यहीं पर क्या होता है, सो यहीं पर बेटा होता है ढेर सारा वाटर, यानी कि बेटा ढेर सारा पानी। ठीक है, अब बात आती है कि ये काम कैसे करते हैं, तो सुनो सुनो सुनो, पानी तो लगा दूं, देखो है ना। और आपको पता होगा भाई मैं प्लांट भी बनाती हूँ आप सबके लिए, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, इस सेक्शन को बनाना होगा। ओके, इस सेक्शन को मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा, बनाना होगा। आप भी ऐसे ही बनाना, और ये मत कहना कि मैम हमसे नहीं बनता, सब बनता है बेटा, सब सारी चीज़ें बनती हैं, डोंट वरी। ओके चलिए, ये ऐसा और ये ऐसा। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक फ्लावर बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है, फ्लावर बनाया है, यहाँ पर भी बनाया है। और एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ। अब किस कलर से बनाऊँ, चलो सफ़ेद कलर से बना देती हूँ, है ना। ये ऐसा 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 ऐसा, और एक काम करते हैं कि एक इस कलर का भी बना देते हैं। देखो भाई अब क्या होता है ना, तो एक चंदा मामा तो नहीं, सूरज चाचा ज़रूर मुझे बनाना ही पड़ेगा। ओके चलिए, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, तो इस सेक्शन को कुछ इस प्रकार से बताने जा रही हूँ। देखो होता क्या है बेटा, थोड़ा सा गाना बनाया जानबूझ के। अब बात आती है कि मैम ये रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप कैसे हुई, और ये वाला सेक्शन ऐसे कैसे ग्रो कर गया, क्या कोई रीज़न है इसके ग्रो करने में। देखो भाई, हमें जैसे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारा शरीर सही तरीके से वृद्धि कर सके, या फिर बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ, सही तरीके से बेटा ये ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ें हमारे बॉडी में हो। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, रूट्स दिख रही हैं, लेकिन ये रूट्स की जो टिप होती हैं, है ना, इनका जो शीर्ष पार्ट होता है, शीर्ष वाला वो जो भाग होता है, और जो तने का शीर्ष वाला भाग होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, सो वो होते हैं शीर्षस्थ विभ्यजोतक। कौन होते हैं, शीर्षस्थ विभ्यजोतक। अब एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पौधा और बड़ा ट्री बन जाएगा। पर एक बात बताओ, अगर ये ऐसे डंडी इसकी ऐसी रही तो ये तो फूंक मारने से उड़ जाएगा। तो भाई प्लांट में क्या चाहिए, इस सेक्शन में भी क्या हो, वृद्धि हो, इसके क्षेत्रफल में भी क्या हो, सही तरीके से वृद्धि हो। ये चीजें क्या करती हैं बेटा, यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती हैं। ये चीजें सेक्शन में काफी ज्यादा क्या करती हैं, मैटर करती हैं, जिसके लिए इसके पास एक और पार्ट होता है जिसे हम पार्श्वस्थ बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं। एक अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी भी होता है ना, जो इंटरनोड वाले सेक्शन की क्या करता है, वृद्धि करता है। क्लियर, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। आगे ऑलरेडी लिखा है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो सुनो, शीर्षस्थ होता है, पार्श्वस्थ या पार्श्व भी बोलते हैं, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी दोनों ही होता है। ये एपिकल वाले पार्ट की बात करें तो भैया ये ऊतक जड़ों तथा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो जड़ होते हैं उसके शीर्ष पर, और इसी के साथ साथ जो तने होते हैं उसके शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्लियर, उसके शीर्ष पर पाए जाते हैं। तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी ग्रोथ, किसी भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, शीर्षस्थ विभ्यजोतक कहलाते हैं। सो ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं, तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेष रूप से लंबाई जो होती है, यानी लेंथ में जो ग्रोथ होती है, वो इसी के कारण होती है। सेकेंड आते हैं अब हम क्या, पार्श्व विभ्यजोतक की तरफ, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। सो इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो हमने क्या देखा कि इनमें जो डिवीजन होता है ना, वो जड़ और तने के घेरे, उसका जो गिर्द होता है ना, इस वाले सेक्शन में ये क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। एंड लास्ट आते हैं भैया अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी। तो भैया ये विभ्यजोतक पत्तियों का आधार यानी उसके बेस में, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टहनी के पर्व जिसे हम इंटरनोड कहते हैं, जो कि दोनों और ये प्रेजेंट होता है, वहां पर ये क्या करता है, वृद्धि करता है। तो हमने जान लिया कि किसी भी प्लांट की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, उसके पत्तियों के आधार, उसके इंटरनोड्स के
में डेवलपमेंट या वृद्धि की बात हो जाती है, ग्रोथ की बात होती है, सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने तीनों तरीके के विभ्यजोतक को पढ़ लिया। एक और बात फिर से सुनिएगा कि विभ्यजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, विभ्यजोतक ऊतक की जो सेल्स होती हैं वो लगातार क्या हो रही होती हैं, डिवाइड। ये रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, ये लगातार विभाजित हो रही होती है। जैसे हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली क्या चल रहा होता है, सेल का डिवीजन, वैसे ही इनमें भी चल रहा होता है। हमारे बॉडी में लगातार सेल डिवाइड होती है, तब तो हमारा शरीर भी क्या करता है, ग्रो, क्योंकि हमारे ग्रो करने के लिए ही वो डिवाइड हो रही हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम परमानेंट टिश्यू की तरफ। वो तो पढ़ लिया आपने, अब परमानेंट की तरफ आते हैं। होता क्या है कि जो ऊतक या वे ऊतक जो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं और विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, उसी को हम स्थायी ऊतक बोलते हैं। विभ्यजोतक ऊतक ही विभाजित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ना, वही डिवाइड हो कर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनकी विभाजित होने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यू में, यानी कि स्थायी ऊतक में। तो हमने जाना कि भैया वे ऊतक जो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक बोलते हैं। विभ्यजोतक ऊतक ही विभाजित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू ही डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू को बनाता है और इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण बोलते हैं। मैम ये विभेदीकरण बोले तो भैया डिफरेंशिएशन होता है अंग्रेजी में, और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए बेटा, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विभ्यजोतक स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। सो दैट्स इट, हमने स्थायी ऊतक के बारे में जान लिया कि कैसे ये विभ्यजोतक ऊतक जो है डिवाइड होकर अपने विभाजन की क्षमता खो देता है और हमारा स्थायी ऊतक बनता है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि विभ्यजोतक ऊतक ही विभाजित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन लगातार कहाँ पर होता है, तो वो होता है विभ्यजोतक में। ये इसने एक स्थायी रूप ले लिया है, तभी इसका नाम ही स्थायी पड़ गया है। ओके, अब बात आती है, ये अकेले तो है नहीं और आपके एनसीईआरटी में इसके ठीक बाद ये हमसे पूछा गया है। चलो इसे पढ़ लेते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। तो चलो आते हैं हम हमारी एक्टिविटी 6.2 की तरफ, और जिसमें मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। तो एक पौधे के तने को लेने को कहा जा रहा है तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पर तने के सेक्शन के काट की बात चल रही है और जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो बेटा एक पौधे के तने को लेना है और अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शंस लेने हैं, करने हैं। आप सभी सेक्शन को स्टेपरेनिन में से रंजित कर दीजिए और एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रख दीजिए और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डाल दीजिए। किसकी, तो सुनो, उस पर क्या करना है बेटा, ग्लिसरीन की एक बूंद डाल देना है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, उसको कवर स्लिप से ढक दे और स्लाइड का निरीक्षण माइक्रोस्कोप से करें, सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी जो है तुलना करने को कहा जा रहा है। तो खैर हमने जब इसे ध्यान से देखा तो हमें तो इसके काफी सारे सेक्शंस जो है, पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों में ही दिख रहे हैं। एक हमने ये वाला सेक्शन देखा और एक हमने इसको इस तरीके से भी देखा। अब नीचे दिए गए इनके प्रश्नों पर विचार करके हमें इसके आधार पर उत्तर देना, ठीक है, दे देंगे। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है? क्या आपको क्या लगता है कि सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है? सभी संरचनाओं, कोशिकाओं की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो समान होता है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो पहली बात तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, नो, यानी कि नहीं। सभी प्रकार की कोशिकाओं की संरचना बेटा समान नहीं होती है, बल्कि अलग अलग होती है ना। और कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो भैया कई तरीके की कोशिका, जैसे जाइलम कोशिका हो गई, फ्लोएम कोशिका हो गई, है ना, इस तरीके की कोशिकाओं को हम देख सकते हैं। चाहो तो मेंशन कर लेना। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? क्योंकि भाई सभी का एक विशिष्ट कार्य होता है,
सभी का ये क्या होता है, स्पेसिफिक वर्क होता है। सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर विशिष्ट कार्य करती हैं, सभी ऊतक विशिष्ट कार्य करते हैं। सो उसके स्पेसिफिक वर्क के कारण ही ऐसा कह सकते हैं। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों है? क्योंकि इतने प्रकार इसलिए क्योंकि सब एक का अपना एक विशेष काम होता है। हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिका कर सकते हैं, है ना, कोशिश कर सकते हैं, और हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में बेटा आ गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम आगे की तरफ, और अब मैं आपको बताने जा रही हूं किसके बारे में, सरल स्थायी ऊतक के बारे में। क्योंकि जस्ट अभी हमने जाना था कि भैया जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल को पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होंगी। और यस, वीडियो को लाइक कर दिया है ना, चलो जल्दी करो, अभी करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जल्दी से इसे लाइक करो, शेयर करो तो जरा। ओके, सो सरल स्थायी ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और काम दोनों में कैसी होती हैं भैया, समान होती हैं, जिनमें इनकी सभी कोशिकाएं यानी कि बेटा जो सभी सेल्स होती है ना, वो स्ट्रक्चर के बेस पर भी और वर्क यानी कि कार्य में भी कैसे होती हैं, समान होती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सरल ऊतक बोलते हैं। यही क्या कहलाते हैं भाई, सरल ऊतक कहलाते हैं। और सरल स्थायी ऊतक के प्रकार ये रहे आप सभी के सामने। सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की सेल्स आप ऐसे देख पा रहे होंगे। पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। मैम ये क्या काम करता है, तो देखो, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, उसके बेस की पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हीं को ही हम पैरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं बेटा। यही क्या कहलाते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू ऊतक कहलाते हैं, जो स्थायी ऊतक का ही एक टाइप है, जो परमानेंट टिश्यू का ही एक प्रकार है। और यह पतली कोशिका भित्ति यानी कि थिन सेल वॉल वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती है ना, वो जीवित तो होती हैं, सजीव होती हैं, मृत नहीं होती हैं। तो हमने जाना सरल स्थायी ऊतक जिनमें सभी कोशिकाएं चाहे संरचना की दृष्टि से हो चाहे काम की दृष्टि से हो, दोनों ही दृष्टि से कैसी होती है, समान होती हैं और सरल ऊतक कहलाती हैं। और सरल स्थायी ऊतक के प्रकार में पैरेन्काइमा हमने सबसे पहले देखा। हमने जाना कि कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का काम करती हैं, इसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, पतली, और ये सिंपल कोशिका सेल्स का बना हुआ होता है। अब मैम ये किन सेक्शंस में मिलते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू किस जगह पर मिलेंगे बेटा, तनों में मिलेंगे। पहली बात तो तना हो गया, रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गए भैया, फ्लावर्स हो गए, इन जगह पर क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। ये प्रायः बंधन से मुक्त होती हैं, किसी भी तरह से बंधन से, किसी भी तरह के बंधन से ये नहीं बंधी हुई हैं, तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के बीच में काफी ज्यादा स्थान होता है। आप देखो ना, इनके सेल्स के बीच में हमें क्या दिख रहा है कि गैप कैसा है, काफी ज्यादा है। मतलब इनके बीच में जो ये स्थान है वो कैसा है, हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। या तो कोशिकाएं, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कि किसी किसी की कोशिकाएं बिल्कुल पास पास है, किसी भी तरह का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लेकिन किसी किसी में इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। उनमें से एक कैसी है, कौन है, वो पैरेन्काइमा है। सो ये प्रायः बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक के सेल्स में के मध्य में काफी ज्यादा रिक्त स्थान होता है। और ये ऊतक पौधे को सहायता प्रदान करते हैं और भोजन के भंडारण में भी हेल्प करते हैं। भैया प्लांट्स के जो फूड स्टोरेज की बात आती है उसमें भी ये क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। क्लियर, चलो अब बात आती है कि मैम पैरेन्काइमा के भी कोई प्रकार है क्या बेटा। देखो आपके एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। एक हमारा होता है एरेन्काइमा और एक होता है क्लोरेन्काइमा। फिर से सुनना, ये क्लोरेन्काइमा लिखा है, क्यों, क्योंकि क्लोरेन्काइमा अलग होता है। जैसे अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये 3 तरीके के हैं,
पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पर क्लोरेन्काइमा लिखा है, वो क्या है, कोलेन्काइमा है। ठीक है, तो अभी हम आएंगे उसकी तरफ भी। देखो ये रहा हमारा कोलेन्काइमा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम आते हैं इसके दोनों भाग को पढ़ने के लिए कि ये क्या काम करते हैं। देखो भाई, एरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में, पैरेन्काइमा का ही तो पार्ट है ना ये एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। कोलेन्काइमा अलग होता है, क्लोरेन्काइमा अलग होता है, ये ध्यान रखना। सो जलीय पौधे होते हैं भाई एक ऐसे पौधे जो केवल जल में रहते हैं। सो जलीय पौधों में बेटा पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है ना, इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, इनके बीच में हवा की बड़ी गुफाएं कह रही हूँ, गुहिकाएं यानी कि कैविटीज होती हैं, जो पौधे को बेसिकली क्या करती हैं, तैरने में ऐसे क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो काफी ज्यादा कैविटी होती है, स्पेस ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो पौधा होगा वो इजीली उसमें क्या कर पाएगा, तैर पाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, तो ये अगर इस पूरी प्रोसेस की बात करें तो जो पौधे को तैरने के लिए क्या करती है, उत्प्लावन बल लगाती है, जो पानी के साइड से भी एक बल लगता है। ठीक है, इस प्रकार के पैरेन्काइमा को ही हम क्या कहते हैं भैया, एरेन्काइमा कहते हैं। और क्लोरेन्काइमा क्या होता है फिर मैम, तो कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है बेटा। ये एक तरीके का क्या होता है, वर्णक होता है। मैम इस वर्णक को हिंदी में भी यही बोलते हैं क्या, तो नहीं बेटा, हिंदी में इसे हम पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सो हिंदी में इसे हम पर्णहरित बोलते हैं। सो कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रोसेस संपन्न होती है, और इन ऊतकों को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा यानी कि हरित लवक कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, सो कहा जा रहा है कि इन ऊतकों यानी कि बेटा इन टिश्यूज की अगर मैं बात करती हूं, इनको ही हम क्लोरेन्काइमा यानी कि हरित लवक कहते हैं। यही मतलब क्लोरेन्काइमा कहलाता है। ठीक है ना, हरित लवक तो क्या होता है, पत्तियों में पाया जाता है। तने और जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और वाटर को भी क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। सो दैट्स इट, हमने इसकी कहानी जानी, इससे रिलेटेड ये दो इमेजेस हैं। नेक्स्ट आते हैं कोलेन्काइमा की तरफ। क्लोरेन्काइमा हो गया है, अब हम देखते हैं हमारा जो सरल स्थायी ऊतक है उसमें पैरेन्काइमा के बाद कोलेन्काइमा पढ़ने के लिए। तो हमने देखा भाई इसके पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है। भाई ये प्लांट्स में आपने देखा होगा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके कारण वो आसानी से मूव हो जाता है। सो पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है, और ये पौधों के विभिन्न भागों भैया जैसे पत्ती हो गया, जैसे तना हो गया, उसमें बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा, देखो आगे इमेज है कि नहीं है, चलो तो ये है, आपने देखा होगा कि कुछ सेक्शंस इसके इस तरह से निकले हुए होते हैं, पत्ती भी होती है ना, और तना भी होता है, तो हम इसे मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके मोड़ने की भी एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा मोड़ते हैं तो टूट जाएगा, लेकिन काफी हद तक तो हम मोड़ लेते हैं उसको। पत्ती भी मोड़ लेते हैं, लेकिन ज्यादा मोड़ते हैं तो टूट जाती है। जैसे हमारा कान है, ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है ना, थोड़ा सा लचीला है ना, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना है, तो इसे हम मूव करना चाहें तो इजीली मूव हो जाएगा, है ना, आसानी से ये क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। पर बहुत ज्यादा अगर आप इसे फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, आपको पेन देगा, दुख देगा, दर्द देगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा। सो बात कुछ ऐसी है कि ऐसे ही ये लचीलापन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, कोलेन्काइमा करता है। पर ध्यान रखना कि इतना नहीं कि तुम कैसे उसको मोड़ लो और उसको कुछ ना हो, इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, पर यस फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है। तो पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है, और ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि भैया यांत्रिक हेल्प या सहायता भी देता है, और पौधों की पत्तियों के जो डंठल होते हैं और तने में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, पौधों के पत्तियों के डंठल और तने में ये पाई जाती है क्या, कोलेन्काइमा। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं, और इस ऊतक की कोशिकाएं भैया जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी सी होती हैं, तथा कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम स्थान बेटा पाया जाता है।
एंड अब हम लास्ट आते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। ये अन्य प्रकार का क्या होता है भैया, ऊतक होता है, और ये ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है। हमने नारियल के बेटा रेशे युक्त छिलकों को देखा ही है, कुछ इस छिलकों, और ये इसके बारे में बात करें तो ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं यानी कि सेल्स कैसी होती हैं, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं ना बेटा, यानी कि जो सेल्स होती हैं ना भाई, वो कैसी होती हैं, तो वो डेड होती हैं। ओके, सो पूरा पार्ट, पूरी कहानी मैंने आपको तीनों की बता दी है। सो यहाँ पर हमने सरल स्थायी ऊतक को बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ और आगे की कहानी को जानते हैं किसके साथ, एक एक्टिविटी के साथ। सो ये है हमारी प्लांट सेल की एक एक्टिविटी जो कि है एक्टिविटी 6.3। इसे भी हमें करना होगा। सो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा कि रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती को लेने को यहाँ पर कहा जा रहा है। पहली बात तो ताज़ा ताज़ा पत्ती होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए, रियो की। इसे दबाव लगाकर इस तरह से तोड़ना है, इस पे थोड़ा सा दबाव लगाना है और इसे ऐसे तोड़ना है कि पत्ती का जो छिलका है वो अलग ही निकल जाए। उस लीफ यानी कि उस पत्ती में जो छिलका है वो उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए। इस छिलके को अलग करके आप जल से भरी हुई एक पेट्री डिश में रखने को बोल रहे हैं, और इसमें कुछ ड्रॉप्स जो है बेटा, कुछ बूंदे किसके डालने को बोल रहे हैं, सेफ्रेनिन विलयन की, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के डालने को बोल रहे हैं। ठीक है, हम ये भी कर देंगे। अब क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ समय के पश्चात, अब हम टाइम भी कितना लें, लगभग 2 मिनट ले लेते हैं। सो लगभग 2 मिनट या कुछ समय के पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे धीरे करके बेटा कवर स्लिप से ढक दीजिए। किससे ढक दीजिए, स्लोली धीरे धीरे से कवर स्लिप से ढक दीजिए, और इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। माइक्रोस्कोप से इसे क्या करिए, अवलोकन करिए। तो हमने जाना, हमें रियो की ताज़ा पत्तियां लेनी है और उस पर दबाव कुछ ऐसे डालना है कि उसका जो छिलका है वो उससे अलग हो जाए। फिर हमें उस छिलके को अलग करके पानी से भरी हुई, जल से भरी हुई एक पेट्री डिश में रखना है, जिसमें कुछ बूंदें हमें सेफ्रेनिन की मिलानी है, और इसी के साथ हमें 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है और छिलके को स्लाइड पर रखना है, धीरे धीरे से कवर स्लिप से भी ढक देना है। और माइक्रोस्कोप से अब हमें देखकर बताना है कि वो क्या है। माइक्रोस्कोप से देखकर हमें उसका अवलोकन करना है। तो सुनो, जो आप देख रहे हैं ना, वे कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत आपको मिलेगी बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सो जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। सो आप जो देख रहे हैं वे कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होगी जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक एपिडर्मिक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, है ना, और रक्षी कोशिकाएं भी दिखाई दे रही हैं। एक स्टोमेटा की रक्षी कोशिकाएं दिख रही होंगी। सो द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टोमेटा क्या होता है, ठीक इसी के बाद अभी पता चलेगा। लेकिन एपिडर्मिस कोशिकाओं के बारे में हमने जाना कि एपिडर्मिस कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। बिल्कुल सही बोला है भैया, ये कवरिंग में हेल्प कर रही है ना बेटा एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस ये बेसिकली किससे बनी होती है, सो ये कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। किसकी, सो ये कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर भाई, ड्राई प्लेसेस पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। अब एपिडर्मिस जो है वो थिक किस कंडीशन में हो रही है बेटा, मोटी किस कंडीशन में हो रही है, तो वो ड्राई प्लेसेस पर, शुष्क स्थानों पर हो रही है। फिर क्या बोल रहे हैं, जो जल के क्षय से बचाव हेतु क्या है, महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है और ये पौधे के सभी भागों को प्रोटेक्ट करके रखने का भी क्या करती है, काम करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत को बनाने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, मोम जैसी एक परत बनाने का काम करती है। और ये जल क्षय के विरुद्ध भैया मैकेनिकल या यांत्रिक आघात और जो परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं, कवक हैं, इनके प्रवेश से पौधों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि ये उस पर मोम जैसी क्या बना देती है, परत बना देती है।
क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व बेसिकली क्या होता है, सो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। इनके बीच में बेटा कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है और अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न ये एक लेयर बनाने का काम करती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। मोस्टली ये कैसी होती हैं, तो बहुत ज्यादा चपटी सी ये होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से कैसी होती है, मोटी होती है। तो अब इनके वॉल्स के बारे में सुनेंगे कि भाई जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना, इनकी जो उनकी बाह्य तथा जो पार्श्व भित्तियां होती हैं उनकी आंतरिक भित्तियों से कैसी होती हैं, सो अंदर की वॉल्स से मोटी होती हैं। ओके, चलो इसी से रिलेटेड और देखते हैं कि भैया पत्ती के एपिडर्मस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं। तो सुनो, जो आपने लीफ देखी होगी, जैसे ये रही क्या लीफ, अब इन लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे से बेटा छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। हालांकि इसमें तो ये आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इससे बनाया है ना, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि हमें इसे किससे देखना होता है, माइक्रोस्कोप से। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम जानते हैं, हम पाते हैं कि भैया यहाँ पर क्या मिलते हैं, जो छोटे छोटे होल है वहां पर स्टोमेटा है, यानी कि वो रंध्र होता है। ठीक है ना, स्टोमेटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, सो ये होते हैं रंध्र। ओके, सो स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं और वो उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं भाई, सो वो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं बेटा, यानी कि रक्षी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं भाई वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसी सेल्स होती हैं, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। होता यह है, मैंने पहले भी आप सबको पढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, और अगर आपको नहीं ध्यान हो तो भाई ध्यान कर लेना, ऑलरेडी मैं ये चीज पढ़ा चुकी हूँ। लीफ में पाए जाते हैं छोटे छोटे से पोर्स, छिद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। वही स्टोमेटा होता है जो क्या करता है भाई, ऐसे होता है, खिड़की की तरह ऐसे खुला रहता है, बंद भी हो जाता है। एक्चुअली में ये वाला सेक्शन इसका क्या है बेटा, गार्ड सेल्स है, रक्षी कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं। तो ये खुलती है, बंद हो जाती है, खुलती है, बंद हो जाती है। कुछ इस तरह से ही चलने वाली ये प्रोसेस, कुछ इस तरह से ही चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। खुलने का काम और बंद करने का ये काम करती है ना। मतलब जितनी चीजें अंदर लेनी हो अंदर आ जाएगी, जो बाहर जानी है बाहर चली जाएगी। तो इसलिए ये अपने आप को बंद करती है, खोलती रहती है, ऐसा काम करती है। ओके, तो इसी से रिलेटेड आपको ये यहाँ पर जो है स्टोमेटा की इमेज दिख रही होगी। अब बात आती है, देखो ये यहाँ पर क्या कर रही है, देखो बंद है अभी, और हमने क्या देखा, ये खुली, इसने CO2 लिया, H2O बाहर निकाल दिया, O2 बाहर निकाल दिया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो स्टोमेटा ही चीजों को अपने अंदर लेता है। पत्ती वाले सेक्शन में, लीफ में ये पाया जाता है। ये कोशिकाएं एटमॉस्फेयर वायुमंडल से बेटा गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया जो है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होती है बेटा, रंध्र के द्वारा ही होती है। क्लियर, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा क्या फिनिश होता है भैया, यहाँ पर हमारा फिनिश होता है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक की तरफ। भैया लाइक शेयर करते चलिएगा, कैसा लग रहा है सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, यहाँ पर दो तरीके के टिश्यू हमें पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक जाइलम होगा और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे जटिल ऊतक कोशिकाओं का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं ना बेटा, वो सेल्स का ऐसा ग्रुप होते हैं, ऐसा समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं, तथा ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह काम करती हैं, एक यूनिट की तरह। सारी सेल्स आपस में मिलकर एक इकाई यूनिट की तरह काम करती हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भैया एक तो होते हैं जाइलम और एक क्या होते हैं, एक होते हैं फ्लोएम। क्या बोला मैंने कि एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम।
दोनों ही क्या होते हैं बेटा, वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, संवहन ऊतक या संवहनी ऊतक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये दोनों संवहन ऊतक हैं, वह परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, सो ये वेस्क्यूलर बंडल या हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तो हमने जान लिया जटिल स्थायी ऊतक के बारे में कि ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, है ना। दो प्रकार के होते हैं, अब दोनों को हम वन बाय वन करके समझते हैं और दोनों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज आप इससे रिलेटेड देख पा रहे होंगे, ध्यान से सुनो। होता क्या है बेटा, तो पहले तो इसके लिए थोड़ा सा जगह करते हैं हम। देखो होता क्या है कि प्लांट आपको भी पता है कि क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करता है। अब याद करिए मैम ने आपको क्या बताया था, मैम ने आपको ये बताया था कि भैया जब भी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना बेटा, जब भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना बेटा, तो उस समय होता ये है कि भैया जो प्लांट में खाना बन जाता है ना, पौधे जो खाना बनाते हैं पत्ती वाले सेक्शन में बेटा, पत्ती वाले भाग में, अब उसे हर एक सेक्शन में पहुंचाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप क्या सोच रहे हो किसी जगह पर वो खाना नहीं जाएगा क्या, अरे भाई बिल्कुल जाएगा, काहे नहीं जाएगा। लेकिन मैम ये कैसे जाएगा, तो मैम ने आपको क्या बोला था कि बेटा टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, वही इन्हें संवहन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो अगेन मैंने ये बनाया है ताकि आप भी इसको बनाना सीख जाओ। देखो बेटा होता क्या है कि प्लांट से क्या मिलती है, यहाँ पर सनलाइट मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, और ये सनलाइट जो है सीधे जाकर किससे मिलती है, किस में जाती है, तो भैया ये लीफ वाले सेक्शन में जाती है, पत्ती में जाती है। क्लियर, पत्ती ने पूरा खाना बनाया, खाना बनाने के बाद इसने क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट्स दिए बेटा, क्या दिए हैं, सो इसने दिए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी मिलेगी, यानी कि ऊर्जा मिलेगी। क्लियर, और इसे खाना बनाने के लिए एक चीज और, अब ये बन गया है लेकिन खाना बनाने के लिए इसे और क्या चाहिए था, पानी, जो इसे किससे मिलेगा बेटा, जड़ों से मिलेगा, यानी किससे मिलेगा बेटा, रूट्स से मिलेगा। अब सुनो बहुत ध्यान से, होता क्या है कि जड़ में बेटा क्या पाया जाता है, जो पानी, और क्या पाया जाता है बेटा, खनिज। इन्हें पौधे के हर एक सेक्शन में पहुंचाने का काम कौन करता है, हर एक नहीं, पत्ती को पहुंचाने का काम कौन करता है, सो एक टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जाइलम। ये जाइलम टिश्यू क्या करता है, जो फूड, जो पानी है, फूड नहीं, जो पानी है और इसी के साथ साथ जो खनिज है उसे क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे करके केवल किसे पहुंचाने का काम करता है, सो पानी जो है पत्ती के पास जाके उसे खाना बनाने के लिए पानी दे देगा। अब पत्ती ने क्या बनाया, ऊर्जा बनी, मतलब खाना बनाया, खाने के बनाने के बाद उसे क्या मिल गई, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, जो उसे क्या करनी होगी बेटा, भाई प्लांट के हर एक सेक्शन में पहुंचानी होगी, चाहे वो कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, हर एक सेक्शन में, पत्ती में, बात करें तने में, शाखाओं में, ब्रांचेस में, फूल में, हर एक सेक्शन में उसको खाना पहुंचाना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो खाना कौन पहुंचाएगा, सो एक फ्लोएम टिश्यू होता है। फ्लोएम क्या करता है, तो भैया फ्लोएम टिश्यू पत्तियों से खाना लेता है और ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, हर एक सेक्शन में खाने को पहुंचाने का काम करता है। दैट्स इट, यही बस मुझे आपको बताना था जो मैंने आपको अभी बताया है। ओके सुनो, जाइलम के बारे में जाने तो इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, यानी कि बेटा जो सेल वॉल होती है ना, इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, यानी कि बेटा जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। मोटी बोले तो बेटा कैसी होती है, थिक होती है, और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, डेड होती हैं। जाइलम जड़ से जल व खनिज लवणों का पादप के अन्य भागों तक एक दिशीय परिवहन करता है, एक दिशा में ही क्या करता है, उसे पहुंचाने का काम करता है। जाइलम 4 प्रकार के एलिमेंट्स यानी कि तत्वों से मिलकर बना होता है बेटा, जो हैं आप सभी के सामने। एक होती है वाहिका, वाहिनिका जिसे हम ट्रैकिट्स बोलते हैं, ये होती हैं वाहिकाएं या फिर श्वासनली। एक होती है जाइलम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट हमारा क्या होगा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। 4 तरह की होती हैं। तो जो पानी है, जो खनिज है, उसे ऊपर की दिशा में, ऊपर के हिस्से में पहुंचाने में इन चारों का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
क्या होता है, तो चलो मैम आपको बताते हैं। बेटा होता यह है कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर, पहले इसके बारे में जानते हैं जाइलम के, इसको छोड़कर जाइलम के अन्य सभी एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा, वो डेड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो पहले तो आप यही ध्यान रखोगे, ओके, क्या ध्यान रखोगे कि भैया जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर जाइलम के अन्य जितने भी एलिमेंट है वो मृत है, डेड है, और मोटी लिग्निफाइड दीवारों से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं, और जो मोटी यानी कि थिक लिग्निफाइड दीवार है ना, उससे बंधे हुए हैं। जाइलम की इन 4 प्रकार की कोशिकाओं में से सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं वाहिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वाहिकाएं कहलाती हैं। इससे रिलेटेड एक इमेज यहाँ पर यूज की है जो बेसिकली क्या कर रही है, पानी को इधर उधर करने का काम कर रही है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम बात करते हैं जाइलम के चारों एलिमेंट्स की, सो ट्रैकिट्स कुछ ऐसे होते हैं, ये वेसल्स हैं, ये जाइलम पैरेन्काइमा है और ये जाइलम फाइबर्स हैं। ये कुछ इस प्रकार के बेटा दिखाई देते हैं। अब आते हैं इन चारों को इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ने की तरफ कि इन चारों का भैया प्लांट के सेक्शन में जो जल है यानी पानी और जो खनिज है उसे ऊपर की डायरेक्शन में पहुंचाने में कैसे काम ये करता है। तो बात कुछ ऐसी है, वाहिनिका यानी कि ट्रैकिट्स की अगर हम बात करें तो सुनो, वाहिनिका पतले सिरे वाली लंबी कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही बोला है भैया, ये पतले सिरे वाली क्या होती हैं बेटा, लंबी सेल्स, लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये पानी का संचालन भी करते हैं, बिल्कुल सही बोला है कि ये क्या करते हैं भाई, पानी का संचालन भी करते हैं, क्योंकि वाहिनिका में वाहिकाओं की तरह खुले सिरे नहीं होते हैं, जिससे पानी को गड्ढों के माध्यम से कोशिका कोशिका तक जाना पड़ता है, और इसकी संरचना ट्यूब जैसी होती है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होती है इसकी लिग्निफाइड दीवारें बेटा, सो वो डेड होती हैं। इसकी लिग्निफाइड दीवारें कैसी होती हैं, डेड होती हैं। तो हमने वाहिनिका क्या होती है इसके बारे में जाना। अब आते हैं वाहिकाएं वेसल्स की तरफ। सो ये लंबी नलिका समान रचनाएं हैं जो कोशिकाओं के एक ऊपर एक स्थित होने से बनती है, बिल्कुल सही बोला, एक के ऊपर एक स्थित होने से ये बनती है। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। ये मृत एवं लिग्निफाइड युक्त भित्ति वाली सेल से मिलकर बनी होती हैं, एंड ऑब्वियसली बाय वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ही क्या कर रही हैं, हेल्प, यानी कि बेटा जल के संवहन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। क्लियर। चलो अब आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की तरफ। किसकी तरफ, जाइलम पैरेन्काइमा की तरफ। क्या काम है इसका, तो सुनो, ये जाइलम की एकमात्र जीवित कोशिकाएं हैं, यही एकमात्र जीवित कोशिकाएं हैं जाइलम की, बाकी सब तो कैसी हैं, डेड है। जिनकी कोशिका भित्ति कैसी है भाई, तो इनकी कोशिका भित्ति थिन होती है, पतली होती है, और ये भोजन का संग्रह करता है और किनारों की ओर पानी के पार्श्व संवहन में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ओके, इसी के साथ आते हैं अब हम क्या, लास्ट जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, देन हम किसे पढ़ेंगे, फ्लोएम को पढ़ेंगे। अब जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है भैया, ये दीर्घकृत मृत कोशिकाएं होती हैं, ये भी डेड होती हैं, 3 डेड है और एक क्या होगी, जीवित होगी, जिनके दोनों सिरे नुकीले और कोशिका भित्ति कैसी होती है, थिक यानी मोटी। ये तंतु जाइलम को यांत्रिक सहयोग एवं मजबूती भैया से स्ट्रॉन्ग करके रखने का काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा रहा है और उसे स्ट्रॉन्ग करके रखने में भी क्या कर रहा है, हेल्प। सो ये था हमारा प्लांट सेल, और प्लांट सेल में हमने क्या जाना है, हमने जाइलम को जाना है, और हमने जाइलम के वो चारों एलिमेंट के बारे में जाना है जो बेसिकली क्या कर रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी सहायता कर रहे थे। ओके, नाउ अब आते हैं हम फ्लोएम की तरफ, फ्लोएम को पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्लोएम की अगर बात करें, एक जटिल स्थायी ऊतक है भैया, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो है ही। अब इसका काम क्या होगा, तो इसका काम है पादप शरीर में ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर अधोमुखी, भैया ऊपरी मुखी और अधोमुखी कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संवहन करना, है ना, जिसमें ये 4 चीजें हेल्प करेंगी। एक चालनी नलिका है, एक साथी कोशिकाएं हैं, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा है, एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है। क्लियर। और इसी के साथ फ्लोएम का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, जहां चारों ही चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो सुनो,
चालनी नलिका क्या होती है जानते हैं भैया। पहली बात तो ये छिद्रित भित्ति वाली, मतलब एक ऐसी वॉल जो कैसी होगी, छिद्रित होंगे, उनमें होल्स होंगे छोटे छोटे, नलिकाकार कोशिका ये होती है। यह परिपक्व अवस्था में केंद्रक विहीन होती है। जब ये मैच्योर होती है, परिपक्व अवस्था में रहती है, तो फिर ये केंद्रक विहीन हो जाती है। हाँ, मतलब उसमें केंद्रक नहीं मिलेगा फिर आपको, है ना, मतलब केंद्रक गायब हो जाएगा। इसमें कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है। भैया सुनो, इसी में साइटोप्लाज्म तो पाया जाएगा, लेकिन उसकी थिन लेयर होती है यहाँ पर। इन कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित अनुप्रस्थ भित्तियों में अनेक छिद्र, कई सारे होल होते हैं, और इससे इनकी रचना छलनी के समान प्रतीत होती है। इसी कारण हम इसे चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, आते हैं साथी कोशिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। सुनो, ये पतली भित्ति वाली अछिद्रित, भैया इसमें छिद्र नहीं होते हैं, ये अछिद्रित है, छोटी है, दीर्घीकृत कोशिकाएं होती है, और ये कोशिकाएं लंबी, पतली और चालनी नलिकाओं के पार्श्व में बगल में उपस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक, बड़ा सा बेटा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें, एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है केंद्र में, और चालनी नलिका के जैविक कार्यों का भी क्या करता है, नियमन करता है। ये कोशिकाएं केवल आवृत बीजीय पादपों के फ्लोएम में ही पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, और फिर हमारा ये फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो चीजें और पढ़ने जा रहे हैं, और वो दो चीजें क्या है बेटा हमारी, सो भैया एक हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक हमारा क्या हो जाएगा भैया, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो सुनो, होता यह है बेटा, क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा हमसे क्या बोलता है ना। तो सुनो, ये हमसे ये बोलता है कि चालनी नलिकाओं के बीच बीच में साधारण मृदुतक समान जीवित, लंबी, केंद्रक से युक्त छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो फ्लोएम मृदुतक कहलाती हैं। ये भोजन के भंडारण व धीरे धीरे उसका पार्श्व संवहन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। एंड लास्ट है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये लंबी एवं दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं, एवं फ्लोएम को यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करने का क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। प्लांट सेल, पादप कोशिका, प्लांट सेल कह रहे हैं, प्लांट टिश्यू, यानी कि हमारा जो पादप ऊतक है, उसे हमने बहुत ही अच्छे से सारे सेक्शंस को कवर करते हुए पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें यहाँ पर बैठ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर कोई डाउट रहता है तो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर बता दिया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। बेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स है। आप वाईटी पे हमारे सेशंस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है ना, वो आपको नीचे मिलेगी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।